हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीटेट जुलाई के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों को पता होगा एग्ज़ाम जो है वह 7 जुलाई को कराया जाएगा। तो समय मान के चलिए आपके पास कुल 3 महीने का समय है, क्योंकि मार्च जो है आज 9 तारीख तो आज हो ही गई है और आधा महीना जो है अभी फेस्टिवल में निकल जाएगा। तो आप समझ के चलिए कि अप्रैल मई जून आपके पास 3 महीने का समय है अपनी तैयारी को करने के लिए। तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो सके, कोई भी टॉपिक जो है वह छूटे ना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पेपर है 2018 वाला। तो इसमें जो भी एसएसटी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, वात दिक्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला विकल्प है वायु वेग, दूसरा विकल्प है वायु दाब, तीसरा विकल्प है वायु दिशा और चौथा विकल्प है वायु तापमान। तो वात दिक्दर्शी का प्रयोग किया जाता है वायु की दिशा मापने के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही है, वायु की दिशा। अब ये लिखा है वायु वेग, इसे मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वायु वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है बाह्य वायुमंडल। तीसरा विकल्प इसमें सही है, थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो सबसे आंतरिक परत होती है उसे आंतरिक क्रोड कहते हैं, उसके बाद होती है बाहरी क्रोड, फिर मेंटल, फिर परपटी। तो इस क्रम में चौथा विकल्प सही है, ये है आंतरिक क्रोड, फिर है बाहरी क्रोड ये, उसके बाद ये है मेंटल और ये है परपटी। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, दिए गए आरेख में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। पहला विकल्प है सूर्य ग्रहण, दूसरा है चंद्र ग्रहण, तीसरा है बृहत ज्वार भाटा और चौथा है लघु ज्वार भाटा। तो यह दर्शा रहा है लघु ज्वार भाटा को। चौथा विकल्प इसमें सही है। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा की छाया में होती है, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करती है। क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी संरेखित होते हैं, तो सूर्य ग्रहण इस स्थिति में होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है, क्योंकि पूर्णिमा की रात को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा संरेखित होते हैं, तो उस समय होता है चंद्र ग्रहण। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। पहला विकल्प है तटबंध, दूसरा है बाढ़ का मैदान, तीसरा है विसर्प और चौथा है चाप झील। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्प। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? पहला विकल्प है वायु मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है सड़क मार्ग और चौथा है जल मार्ग। तो दुर्गम क्षेत्र जहां पहुंचना मुश्किल हो वहां पर वायुयान जो हैं वह आसानी से पहुंच जाते हैं। तो वायु मार्ग जो है बेहद उपयोगी साधन होगा। पहला विकल्प इसमें सही है, एयरवेज।
अगला प्रश्न है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। पहला विकल्प है नगरीय भूगोल, दूसरा है जैव भूगोल, तीसरा है जनसांख्यिकी और चौथा है मानव भूगोल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। लिखा है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यह सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित है। तो इन दोनों राज्य के समय में 2 घंटे का अंतर है, इसलिए यहाँ पर यानी गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद सूर्य अस्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। पहला विकल्प है ईंधन, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है कोयला। गैर परंपरागत पूछा गया है, तीसरा विकल्प सही होगा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और ये जो सभी लिखे हुए हैं ये हैं पारंपरिक स्रोत यानी परंपरागत स्रोत हैं। इसके अलावा परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? जीवाश्म ईंधन, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। ये सभी क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, तापी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। ये सभी हैं गैर परंपरागत स्रोत। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। पहला विकल्प है सेरीकल्चर, दूसरा है विटीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर और चौथा है पिसीकल्चर। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, पिसीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं ये भी तो जानना आवश्यक है। जो 3 विकल्प लिखे हैं इनके बारे में। सेरीकल्चर यानी रेशम का उत्पादन होता है सेरीकल्चर में। विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या है? ये बागवानी से संबंधित है। तो इन तीनों के बारे में भी जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? पहला विकल्प है जल संधि, दूसरा है स्थल संधि, तीसरा है द्वीप और चौथा है खाड़ी। तो स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ रहा है स्थल संधि कहलाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है यूरोप। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। पहला विकल्प इसमें सही है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पहला विकल्प है पशु अंगों के अवशेष, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है पौधों और खनिज और चौथा है स्लेट। तो अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग हैं वह पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है, प्लांट्स एंड मिनरल्स। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थीं। पहला विकल्प है ताड़पत्रों, दूसरा है पत्थरों, तीसरा है कागज और चौथा है लकड़ी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। पहला विकल्प इसमें सही है।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के SST के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज ये पेपर है सितंबर 2016 वाला। तो इसमें जो भी SST के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा NCERT क्लास 6 to 8 की हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लास भी चल रही है, तो आप लोग उन वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट रोट हिज बुक आर्यभट्टियम? पहला विकल्प है प्राकृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है पाली और चौथा है संस्कृत। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक है उसे संस्कृत भाषा में लिखा था। चौथा विकल्प इसमें सही है और यह पुस्तक है एक कविता की तरीके से पढ़ी जा सकती है। पुस्तक में 123 श्लोक हैं और इसके 4 खंड हैं, यानी पुस्तक को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? पहला विकल्प है बोध गया, दूसरा विकल्प है सारनाथ, तीसरा है सांची और चौथा है थोटला कोंडा। तो गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था सारनाथ में, दूसरा विकल्प इसमें सही है। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, संगम कविताओं में 3 राजवंशों को मुवेनदार कहा गया है। तो कौन से ऐसे 3 राजवंश हैं जिन्हें मुवेनदार कहा गया है? पहला विकल्प है चेर पाल राष्ट्रकूट, दूसरा विकल्प है चोल राष्ट्रकूट पांड्य, तीसरा विकल्प है पाल चोल पांड्य और चौथा है चोल चेर पांड्य। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, चोल चेर पांड्य। तो मुवेनदार जो है यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 प्रमुख 3 शासक परिवारों के मुखिया। तो इन्हें कहा गया, चोल चेर पांड्य को मुवेनदार कहा गया। अगला प्रश्न है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? पहला विकल्प है पांड्य, दूसरा विकल्प है मौर्य, तीसरा है चोल और चौथा है कुषाण। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मौर्य। तो यह बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था और अब इसे राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? पहला विकल्प है अल्लमा प्रभु, दूसरा है शंकर, तीसरा है रामानुज और चौथा है बसवन्ना। तो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया रामानुज ने, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां, पहला विकल्प है पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, दूसरा है खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, तीसरा है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है और चौथा है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो अभिलेखागार वह स्थान है जहां पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, दूसरा है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया, तीसरा है इसे विट्ठल की पूजा पर बल दिया और चौथा है यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता था। तो वीरशैव आंदोलन के विषय में सही कथन है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है,
दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगां के बारे में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है, बंदगां विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बंदगां पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो इसमें ए बिल्कुल सही लिखा है कि बंदगां विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ए सही है, लेकिन बी जो है वह गलत है। ए सही बी गलत, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? पहला विकल्प है जुअन जंग, दूसरा है वास्को डी गामा, तीसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस और चौथा है फाजियन। तो भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया? पहला विकल्प है कुषाण, दूसरा है चोल, तीसरा है चेर और चौथा है पांड्य। तो अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया चेर ने, तीसरा विकल्प इसमें सही है। चेरों को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने मालाबार तट पर शासन किया और महोदयापुरम के चेर साम्राज्य के शासकों ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? पहला विकल्प है नील बागान के मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, दूसरा है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना, तीसरा है गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह और चौथा है असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। तो यह विद्रोह क्यों हुआ? यह अंग्रेजों के शोषण के कारण हुआ जिसने जनजातियों को उन वन अधिकारों से वंचित कर दिया जिनकी जनजातियों को आदत थी, तो इसीलिए यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया। पहला विकल्प है इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, दूसरा है इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तीसरा है इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी और चौथा है इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। तो इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तो इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। हर जगह काले झंडे और गो बैक साइमन के नारों से इसका विरोध किया गया। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए, यानी कि मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। ब्रह्म समाज, तो लिखा है ब्रह्मो समाज, तो इसका संबंध है केशव चंद्र सेन से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में
तो लिखा है ब्रह्मो समाज, तो इसे मिलाएंगे केशव चंद्र सेन से। ब्रह्मो समाज का संबंध लिखा है ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज का संबंध है केशव चंद्र सेन से। दूसरा लिखा है युवा बंगाल आंदोलन, तो इसका संबंध है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो से, यानी तीसरे से मिला देंगे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, इसे पहले से मिलाएंगे। और अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां, तो इस क्रम में दूसरा विकल्प सही होगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। वयोवृद्ध गांधी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? पहला विकल्प है तेलंगाना, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश है। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? पहला विकल्प है बाजी मोहम्मद, दूसरा विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा विकल्प है मौलाना आज़ाद और चौथा है सैयद अहमद खां। तो वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे मौलाना आज़ाद, तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के लगभग तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।